नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। राजस्थान 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मित्रों, यदि अपन मेरे बारे में जानना चाहें तो मनोज कुमार, MA BEd नेट, स्पेशलाइजेशन हिंदी, संस्कृत एंड साइकोलॉजी। टीचिंग एक्सपीरियंस की यदि बात करें तो मित्रों, मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड इंटरेक्टिव क्लास, जो कि आपकी हिंदी की क्लास रहेगी। यहाँ पर अपन स्पेशलाइजेशन करेंगे, वो हिंदी विषय के संबंध में स्पेशलाइजेशन करेंगे, जिसके अंतर्गत अपन हिंदी को कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड ट्रिकी हिंदी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा मित्रों, अनअकैडमी अपने को क्या क्या दे रहा है। अनअकैडमी वो प्लेटफॉर्म है जहां पर अपने को ढेर सारे ऑफर मिलते हैं। अन्य प्लेटफॉर्म की तुलना में यहाँ पर सबसे बेटर, बहुत ही बेटर मिलता है। जैसे डेली लाइव क्लास मिलती है, जिसके अंतर्गत आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप पॉल में आंसर दे सकते हैं। और यदि अपन दूसरे ऑफर की बात करें तो अपने पास है एस्टूटेस कोर्स, जो कि सभी विषयों का, सभी सब्जेक्टों का संपूर्ण कोर्स आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उस पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है। जैसे लाइन टू लाइन सिलेबस अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने को सिलेबस उपलब्ध होता है, जो कि बहुत ही गुणवत्तापूर्ण सिलेबस है। और यदि तीसरी बात करें अपन तो लाइव टेस्ट एंड क्यूरीज। मित्रों, लाइव टेस्ट एंड क्यूरीज के अंतर्गत अपन किस तरह से अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि मित्रों मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी टॉपिक के लिए मूल्यांकन बहुत आवश्यक होता है। यदि अपन ने मूल्यांकन नहीं किया है तो अपनी तैयारी सुदृढ़ तथा मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए अनअकैडमी अपने लिए बहुत ही शानदार लाइव टेस्ट एंड क्यूरीज का भी विश्लेषण है, जिसके अंतर्गत अपन क्या कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपन अपने टेस्ट के माध्यम से जिसमें अपने मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, क्विज भी कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी कर सकते हैं, और अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस किया जा सकता है। अनलिमिटेड एक्सेस की यदि अपन बात करें, ये बहुत ही बेटर है। अनलिमिटेड एक्सेस के अंतर्गत अपने को क्या मिलने वाला है, एक बार यदि अपन सिलेबस परचेज करते हैं तो अपन बहुत सी ऑनलाइन और रिकॉर्डेड क्लासें, यानी लाइव क्लासें और रिकॉर्डेड क्लासें कितनी भी डिवाइसों पर कितनी भी बार देख सकते हैं, जो कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अपने को मिलता है। इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता मित्रों, इससे बेटर कुछ नहीं दिया जा सकता। बहुत बेटर प्लेटफॉर्म है और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। चलिए अपन आगे थोड़ी सी बात और करते हैं मित्रों। यदि कोर्स परचेज करने की बात करें अपन, यानी सब्सक्रिप्शन कोर्स की यदि बात करें अपन, जैसे आरपीएससी सब्सक्रिप्शन कोर्स की बात करें अपन, तो अपन जैसे 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं, 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं, मतलब 24 मंथ, मतलब 2 वर्ष का कोर्स परचेज करते हैं, या फिर 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं, तो सबसे बेटर रहता है मित्रों, वो रहता है 24 मंथ का, यानी 2 साल का कोर्स। मित्रों, 2 साल का कोर्स एक साथ अपन परचेज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार में पीस के अंतर्गत ही अपने को बाहरी छूट मिल जाती है, अच्छी छूट मिल जाती है। और अपन चाहे आरएस की बात करें, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड की बात करें, चाहे रिट की बात करें, चाहे अपन पटवार की बात करें, चाहे अपन एलडीसी की बात करें, राजस्थान की किसी भी भर्ती को देख लीजिएगा, लगभग 2 साल का समय लग जाता है।
और लंबे समय तक की गई तैयारी सुदृढ़ता का प्रतीक है मित्रों। और ये कोर्स आपको 2 वर्ष के लिए 8400 रुपये में यानी 8400 रुपये में उपलब्ध है। और यदि मित्रों इस पर भी आप छूट पाना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड मनोज10 यूज कर सकते हैं। और यदि आप मनोज10 यूज करते हैं यानी MNOJ10 यदि आप यूज करते हैं मेरा रेफरल कोड, तो यही कोर्स आपको जो 2 वर्ष का है ये आपको मात्र 7560 रुपये में उपलब्ध हो जाता है। ये भी अच्छी छूट है मित्रों। एक एजुकेटर का रेफरल कोड दे करके अपन कोर्स में छूट करवा सकते हैं, छूट मिल जाएगी आपको। यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिलता है। चलिए मित्रों बात करते हैं अपने टॉपिक की। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है आपका वो रहने वाला है वर्ण विचार। यानी छोटी इकाई से अपन बड़ी इकाई की ओर बढ़ेंगे, छोटी इकाई से अपन बड़ी इकाई की ओर बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या मित्रों, वर्ण विचार। और वर्ण विचार के संबंध में अपन करते हैं मित्रों जानकारी हासिल। ठीक है, देखिएगा वर्ण विचार के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के बाद अपन शब्द विचार पर करेंगे, शब्द विचार के बाद अपन वाक्य विचार पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण व्याकरण का ज्ञानार्जन प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले यदि अपन बात करें तो अपने पास एक अंश निकल करके आता है। यानी जो पहला प्रश्न अपने पास निकल करके आता है वो निकल करके आता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यानी मित्रों उस कथन का चुनाव करना है जो कि असत्य कथन है, सही कथन नहीं दिया गया है। पहला कथन है अपने पास कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण बतलाया गया है। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत कहा गया है कि उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे बतलाया गया है, ध्वनि को बतलाया गया है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक मतलब जिसका कोई न कोई क्या होता है, अर्थ होता है, और सार्थक इकाई बतलाई गई है वो बतलाया गया है शब्द। और चौथे विकल्प के अंतर्गत दिया गया अपने को कि महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो दर्शाया गया वाक्य। और अपने को चुनाव करना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो मित्रों यदि विदित रहे, पता रहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण सही है, उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि सही है, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द सही है, और संस्कृत आचार्य महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण नहीं है मित्रों, क्या होता है, वाक्य होता है। क्या होता है, वर्ण नहीं, क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संस्कृत आचार्य महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो किसको माना जाता है, वाक्य को माना जाता है, न कि किसको माना जाता है, वर्ण को माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अपने से क्या कहा जा रहा है देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही है। और दूसरे प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि स्वरों के संबंध में सही कथन कौन सा है। यानी स्वर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है। पहला कथन है अपने पास कि व्यंजनों के अधीन ध्वनियां हैं, व्यंजनों के अधीन ध्वनियां हैं। दूसरा कथन है अपने पास कि स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है। तीसरा कथन है आपके पास स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं। और फिर चौथे विकल्प में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यानी या तो इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर व्यंजनों के अधीन ध्वनियां होगा, या फिर स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, या फिर स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती है। धन्यवाद। देखिएगा मित्रों यदि स्वरों के संबंध में अपन बात करें तो कह सकते हैं अपन कि स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं जिन्हें उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने पास तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न अपने से क्या कह रहा है देखिएगा। तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि व्यंजनों के संबंध में सही कथन कौन सा है। वो कथन था स्वरों के संबंध में, यह है व्यंजनों के संबंध में। यानी व्यंजनों के संबंध में कौन सा कथन क्या है मित्रों, सही है। व्यंजनों के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिया गया है कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या
व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। दूसरा दिया गया है व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तीसरा है ए एक व दो दोनों सही है, या फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। पहला कथन है विदित रहे, व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। दूसरा है व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। और तीसरा है एक व दो दोनों सही है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों विदित रहे, स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं तो व्यंजनों का उच्चारण सदैव स्वरों की सहायता से किया जाता है। ओके ओके गाइस, अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा अपने पास क्या है। चौथा प्रश्न अपने से क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनमें से किस विकल्प में सभी मूल स्वर दिए गए हैं। ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत सभी के सभी स्वर मूल स्वर दिए गए हैं। मूल स्वरों के लिए एक शब्द और काम में लेते हैं अपन, रूढ़ स्वर भी काम में लेते हैं। यानी प्रश्न यह भी हो सकता है कि इनमें से किस विकल्प में रूढ़ या फिर मूल स्वर है। ऐसे स्वर जिनका खंडन नहीं किया जाता, जो स्वतः बने होते हैं, जिन्हें बनाने के लिए किन्हीं अन्य स्वरों की सहायता की आवश्यकता या जरूरत नहीं होती है, उन स्वरों को अपन क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। तो मित्रों इस जगह यदि अपन बात करें तो विकल्प नंबर 4 करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ए, ई, ओ और क्या री, ये ऐसे स्वर हैं जो अपनी मूलावस्था में बने होते हैं, जिन्हें बनाने के लिए किन्हीं भी अन्य स्वरों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतः या अपने आप बने होते हैं, और स्वतः या अपने आप बने स्वरों को अपन मूल स्वर या फिर रूढ़ स्वरों की श्रेणी में लेते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए तो देखो, यहाँ पर आपके पास मूल स्वर दिया हुआ है, लेकिन ये आपके पास मूल स्वर है, लेकिन ये दोनों कैसे स्वर है, यौगिक स्वर है। यहाँ पर मूल स्वर है, ये मूल स्वर आपके पास, यहाँ पर ऊ मूल स्वर है, लेकिन बाकी के कैसे स्वर है, यौगिक स्वर है। कैसे स्वर है, यौगिक स्वर है। तो इसका मतलब विकल्प नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ओके, चलिएगा अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न अपने पास क्या निकल करके आता है, देखिएगा। छठवें प्रश्न की, पांचवें प्रश्न की यदि अपन बात करें तो पांचवा प्रश्न आपके पास, इनमें से किस विकल्प में सभी रूढ़ स्वर हैं। अभी मैंने हाल ही में बताया तुम्हारे को कि उन्हें मूल या रूढ़ स्वर कहा जाता है। तो बेसिकली इस प्रश्न का जवाब आप तुरंत प्रभाव से दे सकते हैं, कोई संशय नहीं है इसमें। हाल ही में पूर्व के चौथे प्रश्न का ही रिलेटेड प्रश्न है पांचवा प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि भैया ऐसे विकल्प का चुनाव कीजिएगा जिसके अंतर्गत सभी के सभी स्वर है वो कैसे दिए गए हैं, रूढ़ स्वर दिए गए हैं। तो विकल्प नंबर 3 करेक्ट आंसर है, जिसके अंतर्गत सभी के सभी रूढ़ स्वर है। रूढ़ वे होते हैं जिनकी रचना करने के लिए, जिनका निर्माण करने के लिए किन्हीं भी अन्य स्वरों की सहायता की आवश्यकता या जरूरत नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठवां प्रश्न अपने से क्या कहा जा रहा है, देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है आपके पास कि इनमें से किस विकल्प में सभी यौगिक स्वर है। ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत सभी के सभी स्वर किन्हीं किन्हीं अन्य स्वरों के सहयोग से मिलकर बने हैं। यानी इनमें से किस विकल्प में सभी यौगिक स्वर हैं। पहले विकल्प में लिखा है ए आ ई छोटी, दूसरे विकल्प में लिखा है आ ई बड़ी ऊ बड़ा, तीसरे विकल्प में लिखा है ए ऊ री, चौथे विकल्प में लिखा है आई ओ और ए। फटाफट चुनाव कीजिएगा कि इनमें से किस विकल्प में सभी यौगिक स्वर है। इनमें से किस विकल्प में सभी यौगिक स्वर है। मित्रों विकल्प नंबर 2 के अंतर्गत सभी के सभी यौगिक स्वर दिए गए हैं। देखिएगा इस जगह आपको दिया गया है ए जो कि रूढ़ स्वर है, ई रूढ़ स्वर है, ओ रूढ़ स्वर है, री रूढ़ स्वर है, और इस जगह आपके पास ए है वो क्या है, रूढ़ स्वर है। तो इसका यौगिक स्वरों की यदि अपन बात करें तो मित्रों यौगिक स्वर किस विकल्प में दिए गए हैं। तो विकल्प नंबर 2 के अंतर्गत आ दिया गया, जिसका निर्माण कैसे होता है, ए या आ के सामने ए या आ आने से आ का निर्माण होता है। ई हस्व ई दीर्घ प्लस ई हस्व ई दीर्घ, दीर्घ ई का निर्माण होता है। ओ हस्व ओ दीर्घ प्लस ओ हस्व ओ दीर्घ का निर्माण होता है। चलिएगा
अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। सातवां प्रश्न अपने से क्या कहा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। सातवें प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से किस विकल्प में सभी यौगिक स्वर है। वही प्रश्न है, इनमें से ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत सभी के सभी कैसे स्वर दिए गए हैं, यौगिक स्वर दिए गए हैं। उस प्रश्न के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यानी इनमें से किस विकल्प में सभी यौगिक स्वर दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है तुम्हारे को आ, ई दीर्घ, री। दूसरे विकल्प में दे रखा है ए, आउ, ऊ बड़ा। तीसरे विकल्प में दे रखा है ए, ऊ बड़ा, आ। चौथे विकल्प में दे रखा है आपको री और ए तथा आई। फटाफट चुनाव कीजिएगा। देखिएगा मित्रों, विकल्प नंबर 2 के अंतर्गत सभी के सभी यौगिक स्वर है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत री क्या नहीं है, यौगिक नहीं है। इसमें अयौगिक ये है और इसमें री क्या नहीं है, यौगिक नहीं है। तो विकल्प नंबर 2 करेक्ट आंसर है इसका। ओके, चलिएगा आठवें प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है। आठवें प्रश्न में आपसे कहा गया है इनमें से किस विकल्प में अयोगवाह ध्वनियां हैं। ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत अयोगवाह ध्वनियों को सम्मिलित किया गया है। ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत अयोगवाह ध्वनियों को सम्मिलित किया गया है। अयोगवाह का मतलब होता है जो आपस में एक दूसरे के योग को वहन नहीं करते हैं। ए का मतलब होता है नहीं, योग ही वाह है वहन करना होता है, कि आपस में एक दूसरे के योग को वहन नहीं करते हैं, उन ध्वनियों का चुनाव करना है। विकल्प नंबर 2 के अंतर्गत आपको अयोगवाह ध्वनियां दी गई है, जिसमें एक तो दिया गया आपको अनुस्वार। क्या दिया गया है? अनुस्वार। और एक दिया गया आपको विसर्ग। अनुस्वार तथा विसर्ग दोनों को ही किसमें सम्मिलित किया जाता है? अयोगवाह ध्वनियों में सम्मिलित किया जाता है। यह भी पूछ लेता कई बार अयोगवाह ध्वनियों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों विदित रहे, अयोगवाह ध्वनियों की संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। ओके, चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। अगला प्रश्न अपने से क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। यदि अगले प्रश्न की बात करें अपन 9वें प्रश्न की, तो 9वां प्रश्न आपके पास ये, और 9वें प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किस विकल्प में 2 समान स्वरों से मिलकर बने दीर्घ स्वर है। ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत 2 समान स्वरों से मिलकर बने दीर्घ स्वर है। फटाफट चुनाव कीजिएगा। ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत 2 समान स्वरों से मिलकर बने दीर्घ स्वर है। पहले ऑप्शन में दिया गया है तुम्हारे को ए, आ, ई। दूसरे ऑप्शन में आपके पास ए, आई, ओ, आओ। तीसरे ऑप्शन दिया गया है आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री। चौथे विकल्प में दिया गया है आउ, ऊ दीर्घ, ए दीर्घ और आ। आपको चुनाव करना है कि 2 समान स्वरों से मिलकर बने स्वर किस विकल्प में है, जिनका निर्माण 2 समान स्वरों से होता है। तो विकल्प नंबर 3 के अंतर्गत दिए गए सभी के सभी स्वर ऐसे स्वर हैं जो 2 समान स्वरों से मिलकर बनते हैं। यानी जैसा पूर्व पद में आता है, पूर्व पद मतलब प्लस के पहले जैसा आता है वैसा ही प्लस के बाद में आता है। जैसा प्लस के पहले दिया जाता है वैसा ही प्लस के बाद में होता है। तो आ के निर्माण की बात करें तो पूर्व पद में ए या आ आता है, उत्तर पद में भी ए या आ आता है। दीर्घ ई की बात करें तो पूर्व पद में भी ई दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ, उत्तर पद में भी ह्रस्व या दीर्घ। ऊ की बात करें बड़े की तो वही बात होती है, पूर्व पद में ऊ ह्रस्व ऊ दीर्घ, उत्तर पद में भी ऊ ह्रस्व ऊ दीर्घ होता है। और री ह्रस्व री दीर्घ का रूप होता है। ओके, चलिएगा मित्रों अगले प्रश्न की बात करते हैं, 10वें प्रश्न की। और 10वां प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। 10वें प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी स्वर 2 असमान स्वरों से मिलकर बने हैं। यानी ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत सभी के सभी स्वर हैं वो 2 असमान स्वरों से मिलकर बने हैं, जो कि 2 असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। फटाफट चुनाव कीजिएगा कि ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत सभी के सभी स्वर 2 असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। पहले ऑप्शन लेकर रखा है आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, आओ। दूसरे ऑप्शन में है ए,
ई हस्व ऊ हस्व आओ। तीसरे ऑप्शन में है ए ओ री आ। चौथे ऑप्शन में है ए आई ओ औ। ऐसे स्वरों का चुनाव करना है जो कि दो असमान स्वरों से मिलकर बने हैं। विकल्प नंबर 4 के अंतर्गत ऐसे स्वर दे रखे हैं जो दो असमान स्वरों से मिलकर बने दीर्घ स्वर है। ओके गाइस, 10वें प्रश्न का उत्तर है आपका विकल्प नंबर 4। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न अपने से क्या कहा जा रहा है देखिएगा। 11वें प्रश्न की बात करें तो 11वें प्रश्न में लिखा गया है कि इनमें से किस विकल्प में गुण स्वर है। उस विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत गुण स्वर दिए गए हैं। गुण स्वर ये संधि के संबंध में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से किस विकल्प में गुण स्वर है। तो मित्रों मैं बता दूं तुम्हारे को कि जिन स्वरों की शिरोरेखा पर एक मात्रा आती है, कितनी मात्रा आती है, जिन स्वरों की शिरोरेखा पर कितनी मात्रा आती है, एक मात्रा आती है, उन स्वरों को क्या कहा जाता है, गुण स्वर कहा जाता है। और इनमें से ऐसे कौन से स्वर है जिनकी शिरोरेखा पर कितनी मात्रा आती है, एक मात्रा आती है। देख लीजिएगा, ए की बात करें तो एक मात्रा है, आई की करें तो दो मात्रा है, ओ की एक मात्रा है, औ की कितनी मात्रा है, दो मात्रा है। ए की एक मात्रा है, ओ की भी एक मात्रा आती है शिरोरेखा पर, आई की दो मात्रा और औ की दो मात्रा आती है। इसका मतलब ए तथा ओ क्या से स्वर है, गुण स्वर है। ये विदित रहे प्रश्न आ सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प में गुण स्वर है। तो विकल्प नंबर 3 के अंतर्गत ए तथा ओ दिया गया है जो कि कैसे स्वर है, गुण स्वर है। ओके, चलिएगा, एक मात्रा वाले गुण स्वर है, इनका निर्माण गुण संधि के तहत ही होता है, यानी गुण संधि इसी से बनती है, ए ओ और आर से बनती है। तो ए तथा ओ कैसे स्वर है, गुण स्वर है। ओके, चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। अगला प्रश्न अपने से क्या कहा जा रहा है देखिएगा। अगले प्रश्न की यदि बात करें अपन 12वें प्रश्न की, तो 12वां प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है, निम्न में से किस विकल्प में वृद्धि स्वर है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। वहां पर पूछा गया था गुण स्वर और यहां पर पूछा गया है वृद्धि स्वर। गुण स्वरों के लिए यदि अपन बात करें तो शिरोरेखा पर कितनी मात्रा आती है, एक मात्रा आती है। लेकिन वृद्धि स्वरों की यदि अपन बात करें तो शिरोरेखा पर कितनी मात्रा आती है, दो मात्रा आती है। कितनी मात्रा आती है, दो मात्रा आती है, चाहे वो आई की हो और चाहे वो किसकी हो, आउ की हो। कितनी मात्रा आती है, दो मात्रा आती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई तथा क्या हो जाएगा, आउ हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 करेक्ट आंसर है, जिसके अंतर्गत दोनों के दोनों कैसे स्वर दिए गए हैं, वृद्धि स्वर दिए गए। तो मित्रों यहां से विदित रहे, एक मात्रा वालों को गुण स्वर कहा जाता है और दो मात्रा वालों को क्या कहा जाता है, वृद्धि स्वर कहा जाता है। ओके, चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। अगला प्रश्न अपने से क्या कहा जा रहा है देखिएगा। 13वें प्रश्न की यदि अपन बात करें तो 13वें प्रश्न में लिखा गया है कि दो असमान स्वरों से मिलकर बने स्वरों की संख्या कितनी होती है। यानी आपको स्वर गणना करनी है यहाँ पर कि दो असमान स्वरों से मिलकर बने स्वरों की संख्या कितनी होती है। संख्या बतानी है आपको कि 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है या फिर 6 होती है। दो असमान स्वरों से मिलकर बने। देखिएगा मैं बता चुका हूं आपको कि 11 स्वर है आपके पास और 11 स्वरों में से 4 है वो आपके पास रूढ़ स्वर है और 3 आपके दो समान स्वरों से मिलकर बने दीर्घ स्वर होते हैं और 4 है वो दो असमान स्वरों से मिलकर बने दीर्घ स्वर होते हैं। इसका मतलब उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 4। यानी विकल्प नंबर 2 के अंतर्गत दिया गया है 4 और वो सही है। दो असमान स्वरों से मिलकर बने तो ए आई ओ आओ, चारों के चारों ऐसे स्वर होते हैं जो दो असमान स्वरों से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है वो है कि इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर है। अंग्रेजी ये नाम सही है, ये ऑथेंटिक प्रामाणिक नाम है मित्रों। अपन जो लिखते हैं अंग्रेजी वो अंग्रेजी शब्द भी सही है लेकिन वो लोक प्रचलन के कारण से है। अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर कौन सा है, आई है, आउ है या फिर री है या फिर ओ है। यानी ये पूछ रहा है कि इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर है। तो मित्रों विकल्प नंबर 4 के अंतर्गत दिया गया
आपको ओ स्वर है वो अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर है। अंग्रेजी में अपन इसको इस प्रकार से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इस प्रकार से? क्योंकि वो लिपि कैसी है? रोमन है। और ये लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ए ई आई ओ यू अंग्रेजी भाषा के स्वर होते हैं। ये रोमन में इस प्रकार से लिखा गया और देवनागरी में इस प्रकार से लिखा गया है। तो मित्रों विदित रहे अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर है। अंग्रेजी भाषा से एक ही ग्रहित स्वर है अपने पास और वो है कौन सा? ओ। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि ए आ का उच्चारण स्थान है। ए आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए आ का उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों? ए आ के उच्चारण स्थान की यदि अपन बात करें तो क्या तालु होता है, या मुर्दा होता है, या फिर कंठ होता है, या फिर ओष्ठ होता है? देखिएगा इस भाग को अपन कहते हैं कंठ के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं? यह है कंठ। क्या है मित्रों? यह है कंठ। ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा ये है कंठ का। और यदि यहाँ पर बात करें इस भाग की तो ये जो कोमल भाग है अपने को दिया गया है इसे बोलते हैं तालु के नाम से पुकारते हैं। और यहाँ अर्धचंद्राकार सी स्थितियां बनी होती है जिसे मूर्धा के नाम से जाना जाता है। और यदि इनकी बात करें तो ये आगे अपने दंत, और यदि अंत में बात करें तो अपने आगे क्या? ओष्ठ। क्या आगे? ओष्ठ आ गई। ठीक है। और यदि इसकी बात करें तो ये नाक अर्थात क्या आ गई? नासिका आ गई। इसका कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत, ओष्ठ और क्या है? नासिका है। और अपने से पूछा गया था कि ए आ का उच्चारण स्थान क्या है। मित्रों यदि अपन ए आ का उच्चारण करते हैं तो प्राण फेफड़ों से छुटी हुई प्राणवायु इस भाग को स्पर्श होती है। किस भाग को? इस भाग को स्पर्श होती है। इस भाग को किसके नाम से जाना जाता है? कंठ के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ए आ का उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आ का उच्चारण स्थान है वो कंठ हो जाएगा। ओके। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्रमबद्धता है प्रश्नों में थ्योरी के अनुरूप। दूसरा प्रश्न आपके पास और वो है क्या? ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? भैया तालु होता है, कर्ण मुर्दा होता है, कंठ होता है, या फिर ओष्ठ होता है? देखिएगा मित्रों ए आ का उच्चारण और ई का उच्चारण साथ करें आप। ए आ का उच्चारण करते समय इस जगह स्पर्श हो रही है। किस जगह स्पर्श हो रही है? ए आ का उच्चारण करते समय इस जगह स्पर्श हो रही है। और ई का उच्चारण करते हैं तो सीधी ऊपर जाकर के टकराती है। प्राणवायु सीधी ऊपर जाकर के टकराती है। और वो किससे टकराती है? इस भाग से टकराती है। और इस भाग को किसके नाम से जाना जाता है? तालु के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ई का उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई के यदि उच्चारण स्थान की अपन बात करें तो ई का उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ओके। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न अपने से क्या कहा जा रहा है? देखिएगा 17वां प्रश्न आपके पास कि ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्या पूछा गया है? यह पूछा गया है कि ऊ का उच्चारण स्थान होता है। यानी ऊ के उच्चारण स्थान की अपन बात करें तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? देख लीजिएगा क्या तालु होता है, क्या मुर्दा होता है, या क्या कंठ होता है, या फिर क्या होता है? ओष्ठ होता है। चुनाव करना है आपको कि इनमें से किस विकल्प का अपन चुनाव करें। ये आपके पास नीचे आपका मुख्य विवर बना है। इस स्थिति से आप रूबरू हो जाइएगा। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। ए आ कंठ, ई तालु हो रहा है। ऊ का उच्चारण करते समय अपने ओष्ठों का आकार है वो कैसा हो रहा है? गोल हो रहा है। कैसा हो रहा है? ओष्ठों का आकार गोल हो रहा है। और गोल होकर के ओष्ठों के आंतरिक भाग को प्राणवायु स्पर्श करती है। आंतरिक भाग को प्राणवायु क्या करती है? स्पर्श करती है। और फिर मुख विवर से प्राणवायु बाहर निकलती है। इसका किस भाग को स्पर्श करते हुए ऊ का उच्चारण करते हुए ओष्ठों का आकार है वो कैसा हो गया? गोल हो गया। और प्राणवायु ओष्ठों के आंतरिक भाग को स्पर्श करते हुए फिर मुख विवर से क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। ठीक है। तो इसका मतलब ऊ के उच्चारण स्थान की यदि बात करें तो ऊ का उच्चारण स्थान है वो क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। ओके। तो ए आ का कंठ है, ई का तालु है, ऊ का क्या है? ओष्ठ है। फिर आपसे प्रश्न किया जा रहा है 18वां प्रश्न। और 18वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? 18वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि री का उच्चारण स्थान है।
यानी री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तालु होता है, मुर्दा होता है, कंठ होता है या फिर ओष्ठ होता है? चुनाव करना है आपको किसका री स्वर का उच्चारण स्थान। री स्वर का क्या उच्चारण स्थान बतलाना है आपको कि री स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है। री स्वर के उच्चारण स्थान की यदि अपन बात करें तो री स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, मुर्दा होता है, कंठ होता है या फिर ओष्ठ होता है? तीनों विकल्पों की यानी तालु की, कंठ की और ओष्ठ की तो बात हो चुकी, किसकी नहीं हुई? मुर्दा की नहीं हुई। देखिएगा, अपन जैसे री का उच्चारण करते हैं तो ये अपनी जीवा इस जगह टकराती है। अपनी जीवा है वो कहाँ टकराती है? इस भाग को टकराती है। देखो मैंने जैसी चित्रात्मकता दर्शाई नीचे और जो सांकेतिकता दर्शाई है उस सांकेतिकता की अनुरूप जीवा होती है। री का उच्चारण करते समय जीवा इस भाग को स्पर्श करके कंपन करती है, यानी यहाँ टकराती है और टकरा करके कंपन करती है। और इस भाग को अपन किसके नाम से जानते हैं? मुर्दा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मुर्दा के नाम से जानते हैं। तो री का उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? मुर्दा हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न अपने से क्या कहा जा रहा है? देखिए 19वें प्रश्न की यदि अपन बात करें तो 19वां प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है? ए आई का उच्चारण स्थान है। बहुत अच्छी बात है मित्रों, ए आई के उच्चारण स्थान की। यदि स्वरों के उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछा जाता है तो उसका सबसे ज्यादा ध्यान, यानी परीक्षक का सबसे ज्यादा ध्यान जाता है, वो जाता है ए आई और ओ आव की तरफ। क्यों जाता है? इसके पीछे कारण है। क्योंकि ए आई और ओ आव का उच्चारण करते समय दो अवयवों को एक साथ काम में लिया जाता है, यानी दो उच्चारण अवयवों को एक साथ काम में लिया जाता है। दो अवयवों को एक साथ काम में लिया जाता है तो सीधी सी बात है उसकी ओर ध्यान ज्यादा जाना स्वाभाविक बात ही है। पहले विकल्प में दिया गया है कंठोष्ठ, दूसरे में दिया गया कंठतालु, तीसरे में दिया गया दंतोष्ठ और चौथे में दिया गया है अध्रोष्ठ। अध्रोष्ठ का मतलब बता देता हूं मैं तुम्हारे को कि नीचे का ओष्ठ होता है। अध्रोष्ठ का मतलब होता है नीचे का ओष्ठ। तो ए आई का उच्चारण करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है। अगर आप एक बात का ध्यान रखते हैं तो आप ए तथा आई का उच्चारण स्थान कर सकते हैं बहुत आसान से तरीके से। ए का टुकड़ा कैसे होता है? ए का टुकड़ा क्या होता है? ए का टुकड़ा होता है वो होता है ए प्लस क्या ई। क्या होता है? ए प्लस क्या होता है? ई होता है। क्या टुकड़ा होता है? ए प्लस ई होता है। और ए का उच्चारण स्थान आप बतला चुके हैं कि सर ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ठीक है, ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का होता है तालु। इसका मतलब ए आई का उच्चारण स्थान क्या हुआ? ए आई का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु। ऐसे याद रखना है, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर परीक्षा में कंठोष्ठ, कंठ तालु, दंतोष्ठ इस प्रकार के दिए हुए थे, हम कंफ्यूज हो गए। ऐसे मत किया करो। ए का आई का आपको टुकड़ा याद है। ए का टुकड़ा क्या होता है? ए का खंडन क्या होता है? ए किन स्वरों से मिलकर बनता है? तो ए का निर्माण होता है ए या आ के साथ ई का योग होने से ए का निर्माण होता है। तो आपको इस चीज का पता है कि ए आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का तालु होता है। इसका मतलब उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ तालु हो जाएगा। ओके गाइज, बहुत अच्छा प्रश्न है। 19वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। ओके, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। चलिएगा अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न अपने से क्या कहा जा रहा है? 20वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि ओ औ का उच्चारण स्थान होगा। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? मैंने अभी कहा तुम्हारे को ए आई और ओ औ का प्रश्न काफी पूछा जाता है। तो ओ औ का उच्चारण स्थान बताना आपको कि ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है, कंठ तालु होता है, दंतोष्ठ होता है या फिर अधरोष्ठ होता है? फटाफट चुनाव कीजिएगा। आप इतना काम कर लीजिएगा कि ओ औ में ओ का टुकड़ा कर लीजिएगा। ओ का टुकड़ा आपको याद है, यानी ओ का खंडन, टुकड़ा मतलब खंडन। और ओ का खंडन होता है क्या? ए प्लस क्या ऊ होता है। ए प्लस क्या होता है?
ऊ होता है। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई संशय नहीं होना चाहिए। और ए का उच्चारण स्थान आप सभी को पता है कि केसर ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है भी, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो दोनों को अगर जोड़ा जाए, कंठ को और ओष्ठ को, तो क्या बनता है, कंठोष्ठ बनता है। इसका विकल्प नंबर 1 के अंतर्गत जो विकल्प दिया गया है वो करेक्ट आंसर है। ए आई का उच्चारण स्थान कंठतालु है और ओ औ का उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठोष्ठ है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का। 21वें प्रश्न की यदि अपन बात करें तो 21वां प्रश्न अपने पास क्या है, अंग ए है का क्रमशः उच्चारण स्थान है। यानी अंग तथा ए है का क्रम से उच्चारण स्थान होगा। कंठ नासिका होगा, नासिका कंठ होगा, कंठ ओष्ठ होगा, या फिर ओष्ठ कंठ होगा। फटाफट चुनाव कीजिएगा कि अंग अह का कर्म सह उच्चारण स्थान है। अंग अह का कर्म सह उच्चारण स्थान है। अंग अह का कर्म सह उच्चारण स्थान है। देखिएगा, अंग का उच्चारण करते समय, किसका उच्चारण करते समय, अंग का उच्चारण करते समय प्राणवायु किससे बाहर निकली हुई, नासिका से बाहर निकल रही है। और अह का उच्चारण करते समय कहाँ स्पर्श हो रही है, कंठ के स्पर्श हो रही है। अ तथा विसर्ग, विसर्ग मतलब क्या होता है होता है, और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो इसका मतलब उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका कंठ। क्या हो जाएगा, नासिका कंठ हो जाएगा। अनुस्वार नासिका है और अ है कंठे है। इसका ये दोनों के दोनों अयोगवाही ध्वनियां हैं, और दोनों के दोनों अयोगवाही ध्वनियां हैं। इसका मतलब अपन कह सकते हैं अंग अह का कर्म से उच्चारण स्थान होगा, तो उच्चारण स्थान होगा मित्रों क्या, नासिका कंठ। क्या होगा, नासिका कंठ होगा। ओके, चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। अगला प्रश्न अपने से क्या कहा जा रहा है देखिएगा। और 22वें प्रश्न में आपसे क्या कहा जा रहा है, 22वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ओ स्वर किन दो स्वरों के मध्य की ध्वनि है। वैसे विदित रहे मित्रों कि ओ स्वर का कोई निश्चित उच्चारण स्थान नहीं होता है, लेकिन दो स्वरों के मध्य की ध्वनि माना जाता है, यानी लगभग बीच की ध्वनि माना जाता है दो स्वरों के। पहले ऑप्शन में दिया गया है आ तथा ओ, दूसरे विकल्प में दिया गया आ तथा आओ, तीसरे विकल्प में दिया गया है ए तथा आई, और चौथे विकल्प में दिया गया है री तथा ए। चुनाव कीजिएगा। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है ये, बहुत कम सुनते हैं अपन कि ओ स्वर का उच्चारण स्थान, बाकी तो जब सुनते ही है। ए आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का तालु, ऊ का ओष्ठ, री का मुर्दा, ए आई का कंठ तालु, ओ औ का कंठोष्ठ। चलिएगा फटाफट चुनाव कीजिएगा कि ओ स्वर किन दो स्वरों के मध्य की ध्वनि है। तो मित्रों विदित रहे, इस प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यह आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। किसके बीच की ध्वनि है, आ तथा ओ के बीच की ध्वनि माना जाता है। ओके, कर सकते हैं। ओ स्वर किन दो स्वरों के मध्य की ध्वनि है, तो आ तथा ओ के बीच की ध्वनि मानी जाती है इसे। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों, 23वें प्रश्न की। चलिए मित्रों आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। 22 प्रश्न अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, और 22 प्रश्नों के अंतर्गत अपन ने विस्तृत रूप से एक एक की व्याख्या भी की है कि अपन ने कौन कौन से प्रश्न किए हैं। मित्रों ध्यान रहे इन प्रश्नों का विशेष रूप से एक बार थोड़ा सा मैं तुम्हारे को इन प्रश्नों के संबंध में रिवाइज करवा देता हूं। फटाफट आप एक बार पुनः इनको क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। क्या क्या प्रश्न थे अपने पास और किस प्रकार के अपने पास प्रश्न थे। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों के बाहर से कुछ नहीं होगा। पहला प्रश्न देखा था अपन ने, वो देखा था कि कौन सा कथन असत्य है। तो महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण नहीं क्या होता है, वाक्य होता है। दूसरा प्रश्न था कि स्वरों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो स्वर स्वतंत्र ध्वनियां, विकल्प नंबर 3 करेक्ट आंसर था। और तीसरे प्रश्न में पूछा गया था व्यंजनों के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो विकल्प नंबर 2 सही है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। और चौथा प्रश्न था कि इनमें से मूल स्वर किस विकल्प में है, तो
विकल्प नंबर 4 में मूल स्वर दिए गए थे ए, ई हस्व, उ हस्व और री मूल स्वर है। पांचवा प्रश्न था रूढ़ स्वर किस विकल्प में है, तो 3 नंबर विकल्प में थे, क्या ए, ई और क्या उ। अगले प्रश्न की बात करें तो यौगिक स्वर पूछे थे, यौगिक स्वर विकल्प नंबर 2 में दिए गए थे, आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। इसके बाद यदि बात करें तो यौगिक स्वर ही पूछे गए थे दोबारा, और विकल्प नंबर 2 में दिए गए थे ए, औ और उ, जो कि यौगिक स्वर थे। अयोगवाद ध्वनिया पूछी गई थी, जो कि विकल्प नंबर 2 के अंतर्गत अंग और क्या दिया गया था, अह दिया गया था। और दो सम्मान स्वरों से मिलकर बने दीर्घ स्वर पूछे गए थे, तो दो सम्मान स्वरों से मिलकर बने दीर्घ स्वर विकल्प नंबर 3 के अंतर्गत दो सम्मान स्वरों से मिलकर बने दीर्घ स्वर थे। 10वें प्रश्न की बात की अपन ने, दो असमान स्वरों से मिलकर बने दीर्घ स्वर, तो विकल्प नंबर 4 में दो असमान स्वरों से मिलकर बने स्वर हैं ए, आई, ओ, औ। और यदि 11वें प्रश्न की बात की तो अपन ने की गुण स्वर किस विकल्प में है, तो एक मात्रा वाले गुण स्वर होते हैं, विकल्प नंबर 3 ए तथा ओ गुण स्वर है। चौथे प्रश्न की 12वें प्रश्न की बात की वो की वृद्धि स्वर दो मात्रा वाले, और विकल्प नंबर 4 में आई तथा औ दिया गया था। अपने 13वें प्रश्न की बात की तो दो असमान स्वरों से मिलकर बने स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वो 4 होती है मित्रों, 4 होती है, विकल्प नंबर 2 करेक्ट आंसर है। फिर अपने बात की अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर कौन सा है, तो ओ है, विकल्प नंबर 4 में दिया गया था। ए, आ का उच्चारण स्थान अपन ने किया, ए, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। फिर अपन ने किया ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। फिर अपन ने बात की कि ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ओ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, क्या होता है, ओष्ठ होता है। 18वें प्रश्न में री स्वर का उच्चारण स्थान पूछा गया था, और री स्वर का उच्चारण स्थान हो गया क्या, मूर्धा, क्या हो गया, मूर्धा हो गया। 19वें प्रश्न में पूछा गया था ए, आई का उच्चारण स्थान क्या है, विशेष रूप से इस प्रश्न का ध्यान रखिएगा, ए, आई का उच्चारण स्थान क्या है, तो ए, आई का उच्चारण स्थान विकल्प नंबर 2 कंठ तालु था। फिर पूछा गया था कि ओ, औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, और ओ, औ के लिए मैंने बताया कि ए प्लस ऊ से होता है निर्माण, तो ए का कंठ होता है, ऊ का ओष्ठ होता है, इसका मतलब उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ, विकल्प नंबर 1 करेक्ट आंसर है। फिर अपन ने 21वें प्रश्न की बात की, और 21वें प्रश्न में अपन ने कहा कि अंग अह का उच्चारण स्थान होगा, अंग अह का उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका कंठ होगा। फिर अपन ने 22वें प्रश्न की बात की, और 22वें प्रश्न अंतिम प्रश्न की बात की थी कि ओ स्वर किन दो स्वरों के मध्य की ध्वनि है, तो आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। धन्यवाद सभी को, थैंक्स सभी को। मित्रों, राजस्थान 360 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अनअकैडमी सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर जितने आपको कंटेंट मिल रहे हैं वो अन्य प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं मिलते, तो इसका मतलब लाजवाब है, बहुत अच्छी बात है। एनालिसिस कर सकते हैं आप प्रश्नों का बहुत अच्छे प्रकार से, अभ्यास हो जाएगा बहुत अच्छे प्रकार से। और यदि आप अनअकैडमी से कोर्स परचेज करते हैं तो मेरा रेफरल कोड मनोज 10 आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके गाइस, सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। ओके, धन्यवाद भी।